हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सम्मान अध्ययन बुक जो 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम मध्यकालीन भारत अध्याय 15 मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 14 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मुगल वंश में पिछला पार्ट 1 में हमने बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग शाहजहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। ये सभी पहले हम करवा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे शाहजहां से। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आपके लिए, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? आसान सा सवाल है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, शाहजहां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। ठीक है, बाकी ध्यान रखना यहाँ पे 1648 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका निर्माण कार्य हमीद अहमद नामक शिल्पकार के संरक्षण में संपन्न हुआ था। वर्ष 2007 में से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका फिलहाल सही आंसर है डी ऑप्शन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चलिए अगला सवाल है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिसा या फिर रोशन आरा? तो याद रखना है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। यह शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि बेगम की मृत्यु कब हुई थी? 1631 में। ठीक है, जिसे आगरा के ताजमहल में दफनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? बताना है आपको, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो दिए गए ऑप्शन में सही आंसर होगा जामा मस्जिद दिल्ली। ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली का देखेंगे कि निर्माण किसने करवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में करवाया था। इसमें शाहजहानी शैली में फूलदार अलंकरण की मेहराबें बनी हुई हैं। ठीक है, और यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है। इसमें 3.25 फीट क्षेत्र में फैला एक आंगन भी है। वहीं आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने 1648 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, आगरा में जो स्थित है जामा मस्जिद, उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम। कब करवाया था? 1648 ईस्वी में। जो दिल्ली में जो आपका जामा मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां। ठीक है, आगरा में जामा मस्जिद है और दिल्ली में भी है, तो याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं करना है। जो आपका दिल्ली में जामा मस्जिद है, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1648 में ही, और उसकी पुत्री जहां आरा जो बेगम है, उसने ये करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण, जो कि आगरा में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया था? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया था? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है, सही आंसर होगा अहमदनगर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है, शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में उसे विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। उसने गोलकुंडा के शासक अब्दुल शाह एवं बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1636 ईस्वी में संधि कर ली और शाहजहां 11 जुलाई 1636 को औरंगजेब को दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर वापस आ गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग औरंगजेब से संबंधित कुछ प्रश्नों को। पहला सवाल रहेगा यहाँ पे, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर शाहजहां?
तो ये व्यक्ति कौन था? ये था औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कुछ चीज़ों को, जैसे औरंगजेब के प्रशासन में सर्वाधिक हिंदू नियुक्त हुए थे। इसके शासन में लगभग 33% हिंदू अधिकारी थे। इसकी सेना में वरिष्ठ पदों पर राजपूत नियुक्त थे। औरंगजेब मुगल वंश के अन्य शासकों की तरह राजपूतों के प्रति मैत्री भाव रखता था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह का दारा का सहयोग करने के बाद भी पुराना मनसब प्रदान कर गुजरात का सूबेदार बनाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? बताना है आपको, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना है, दिए गए ऑप्शन में सही आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना है, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है, जहाँ पे देखेंगे कि एलोरा की गुफाएं भी है ना। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम, जिसे रबिया उद दौरानी भी कहा जाता है, की याद में 1678 ईस्वी में करवाया गया था। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं, जो कि ताजमहल की फुहरा नकल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताना है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब? तो ध्यान रखना है, सही आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना है यहाँ पे, औरंगजेब के शासनकाल में निर्मित दो मस्जिदें दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद और लाहौर में जामी या बादशाही मस्जिद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शाहजहां की योजना अनुसार लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, शाहजहां के योजना अनुसार ही लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं, थोड़ा व्याख्या क्या दिया है। मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आगरा पर आधिपत्य कर शीघ्र ही औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में करवाया था। खजुआ एवं देवराई के युद्ध में सफल होने पश्चात 15 मई 1659 को औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था। तो आपको याद रखना है कि कौन ऐसा मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो वो व्यक्ति कौन था? औरंगजेब। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? बताना है, राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, दिए गए ऑप्शन में औरंगजेब सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। बाकी ध्यान रखना है, मुगल बादशाह औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं थी, अतः उसने अपने दरबार में चित्रकारों को बेदखल कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल चित्रकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में चित्रकला का विकास किया। उसी संदर्भ में राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है, मुगल बादशाह औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं थी। चित्रकला से किनको रुचि थी, किनको चित्रकला के प्रति ज़्यादा ही मतलब लगाव था? जहांगीर, है ना, चित्रकला से उन्हें बहुत प्रेम था जहांगीर को। ठीक है, वो भी क्या है, एक मुगल शासक था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत खां, हसन खां? सही आंसर है दौलत खां। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखना है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल से नाराज होकर दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दौलत खां पंजाब का राज्यपाल बना हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दौलत खां। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बाबर ने के सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? बताना है, बाबर के सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या फिर समरकंद में? सही आंसर है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। ठीक है,
ध्यान रखना है कि बाबर ने वर्ष 1504 में हिंदू कुश से आगे पहुंच गया और जब काबुल के राजा अर्धन वंश के मुकीम और अभिजातों या सेनापतियों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तब बाबर ने स्थिति का फायदा उठाया और अभिजातों को अपनी ओर शामिल कर लिया तथा मुकीम को परास्त कर दिया। उसने काबुल पर अधिकार कर लिया और यहीं से पर उन्होंने पदशाह या फिर सम्राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताना है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है मीर बाकी। ठीक है, मीर बाकी ही वह व्यक्ति था जो अयोध्या स्थित में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबरी मस्जिद का प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वर्ष 1527 में निर्माण कराया था। मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। वर्ष 1940 के दशक से पहले मस्जिद को मस्जिद ए जन्म स्थान कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। हुमायूं के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध जो लड़े गए थे उसको क्रम से लगाना है। ठीक है, चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, जो भी दिएगा उसमें आपको आंसर सही बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सरहिंद का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1555 में। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। ठीक है ना। इस बार देखेंगे कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है, एक और युद्ध बच गया आपका देवरा। ठीक है, तो देवरा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1532 में। ठीक है, तो देखिए कौन सा क्रम सही दिख रहा है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे देवरा पहले नंबर पर आना चाहिए, 1532, ये सही दिख रहा है। 1500 फिर 39 चौसा का युद्ध यहाँ दिख रहा है दूसरे नंबर पर। ठीक है, और फिर 1540 कन्नौज, ये सही है, और फिर अंतिम में हो जाएगा हमारा यहाँ पे सरहिंद। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, डेट याद होना चाहिए, डेट अगर याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 45 नंबर सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी या फिर इस्लाम शाह सूरी? सही आंसर है शेरशाह सूरी। ठीक है, बताना था कि किस सुल्तान ने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो ये व्यक्ति कौन था? शेरशाह सूरी। ठीक है, इसी ने देखेंगे कि ये व्यक्ति किसको हराया था? हुमायूं को हराया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी वंश का संस्थापक जिसका राजधानी सासाराम में थी, उसने दक्षिण बिहार या आक्रमण करने के बाद बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह को हराया तथा दक्षिण बिहार का अप्रत्यक्ष शासक बन गया और हजरत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाई जाने वाली सड़कें बनवाई थी? दिए गए ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह। ठीक है, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। देखिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेरशाह सूरी ने कराया था। इसे सड़क आजम के नाम से जाना जाता था। यह सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस सड़क को पहले उत्तरापथ, बादशाही सड़क और सड़क आजम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? खुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह या फिर मोहम्मद शाह आदिल? सही आंसर है बी ऑप्शन, इस्लाम शाह। ठीक है, ध्यान रखना है, इस्लाम शाह सूरी वंश दूसरा उत्तराधिकारी एवं शेर शाह सूरी का दूसरा पुत्र था। इसका मूल नाम जलाल खान था। जलाल खान को 26 मई 1545 को ताज पहनाया गया था और उसने इस्लाम शाह को उपाधि धारण की थी। उसने अपने पिता की कुशल प्रशासन की नीतियों को जारी रखा और केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, 48 नंबर। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी ये पूछ रहा है आपसे। शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में या फिर सासाराम में? ठीक है, तो ध्यान रखना है कहाँ हुआ था।
शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में। कहाँ हुआ था? कालिंजर में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है 22 मई 1545 में चंदेल राजपूतों के विरुद्ध लड़ते हुए शेरशाह द्वारा कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान उक्का नामक आग से निकलने गोले के फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में लेते हैं 49। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किया वह था बुंदेल से, कछवाहों से, राठौरों से या फिर सिसोदिया से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछवाहों से। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ध्यान रखना है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाह वंश के राजपूत राजा भारमल के परिवार के साथ स्थापित किए। वर्ष 1562 में राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई को विवाह अकबर से कर दिया। हरखाबाई से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर ने हरखाबाई को मरियम उज्जमानी की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम सिंह या फिर शक्ति सिंह? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हकीम खान। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं अशफाक खां के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, राजपूत के योद्धाओं के अतिरिक्त राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर के कर रहा था। यहाँ पे राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा के मुगलों के साथ आमने सामने का अंतिम युद्ध था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसके कालक्रमानुसार लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, फिर है तुकारोई का युद्ध, फिर मालवा पर मुगल आक्रमण, फिर है उड़ीसा पर कर रानी का विजय। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कौन किसका डेट कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि तुकारोई में युद्ध कब हुआ था? 1575 ईस्वी में। ठीक है, ये हुआ था 1575 ईस्वी में। ठीक है, इस बार देखेंगे 1561 में क्या हुआ था? मालवा पर मुगल आक्रमण हुआ था 1561 में। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे 1562 में अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह हुआ था। ठीक है, और एक है आपका उड़ीसा पर कर रानी का विजय। तो यहाँ पे देखेंगे कि उड़ीसा पर कर रानी की जो विजय हुआ था वो 1561 से लेकर 1575 के आसपास के बीच की घटना है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैच कर लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली घटना कब की है। यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं 1561 है। ठीक है, और उड़ीसा पर कर रानी की विजय कब हुआ था? 1561 के बाद ही घटना है, 1575 के पहले का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। मालवा पर मुगल आक्रमण सबसे पहले आएगा। तो 3 देखिए, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिलहाल डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आगे 1561 में मालवा पर मुगल आक्रमण हो रहा है। ठीक है, ये सही है यहाँ पे। ठीक है, पहले तीसरे नंबर पर। इस बार पहले नंबर पर देखिए क्या है, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह हुआ था 1562 में। तो 61 के बाद 62 आ रहा है, ये 3 के बाद 1 आएगा। ठीक है, इस बार फिर देखेंगे 4। तो हमने कहा था ना कि 162 से लेकर के 75 के बीच की घटना है उड़ीसा वाला। ठीक है, उड़ीसा पर कराने की जो विजय होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर। और फिर आएगा तुकारोई का युद्ध जो कि 1975 में हुआ था। तो 3 1 4 2 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं 52 नंबर। माफ कीजिएगा। सवाल है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु या फिर स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए? तो याद रखना है स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था लाई गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई थी। यह एक कुलीन की नागरिक और सैन्य क्षमता को दर्शाने वाली एक संयुक्त स्थिति थी।
मनसबदारी प्रणाली को मुगल बादशाह अकबर ने नई प्रशासनिक मशीनरी और राजस्व प्रणाली के रूप में पेश किया था। इसके अंतर्गत मुगल अधिकारियों, हिंदुओं एवं मुस्लिम सैन्य सेवा के बदले में क्षेत्रीय कमान प्रदान किए गए थे तथा हथियारों, घोड़ों एवं हाथियों को उनकी संख्या के अनुसार मूल्यांकित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या फिर अकबर? तो ध्यान रखना है, ये व्यक्ति कौन था? ये था अकबर। ठीक है, अकबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, शिक्षा के क्षेत्र में अकबर द्वारा किया गया प्रयास निस्संदेह स्मरणीय था। बदायूनी के अनुसार अकबर ने गुजरात को जीतने के बाद अपने पुस्तकालय को अनेक दुर्लभ पुस्तकों से भर दिया। उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसके अतिरिक्त अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा एवं अन्य अनेक स्थानों पर अनेक खानकाह, जिसे आश्रम कहते हैं, एवं मदरसों, पाठशालाओं की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम शिक्षा का मुख्य केंद्र था। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में अब्दुल कादिर शेख फैजी, निजामुद्दीन जैसे विद्वान रहते थे। ठीक है, सबका नाम जरूर याद रखिएगा। अब्दुल कादिर शेख फैजी, निजामुद्दीन जैसे विद्वान इसमें रहते थे। ठीक है, अकबर के समय में। चलिए अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? बताना है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या फिर अकबर? सही आंसर है शाहजहां। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखना है, मुगलों के शासनकाल में संस्कृत में मौलिक अच्छी रचनाएं नहीं हो सकीं, फिर भी दिल्ली सल्तनत के युग की तुलना में इस अवधि के दौरान संस्कृत साहित्य ने अच्छी प्रगति की। शाहजहां ने हिंदू विद्वानों को सम्मान किया। कविंद्र आचार्य सरस्वती, सुंदरदास, चिंतामणि आदि को उसके दरबार में संरक्षण मिला। रस गंगाधर और गंगा लहरी लिखने वाले जगन्नाथ पंडित भी उनके दरबार में रहते थे, ये भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसने, बताना है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दिए गए ऑप्शन में सही आंसर होगा दारा सिकोह। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर है, जो कि दारा सिकोह की रचना है। इसकी रचना शाहजहां के काल में हुई। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सबसे बुद्धिमान था। उसने भगवत गीता और योग, वशिष्ठ उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। शाहजहां ने इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी, क्योंकि दारा सिकोह के अधीन 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद हुआ था। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, शाहजहां ने इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी, क्योंकि दारा सिकोह के अधीन में 12 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था या हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बताना है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा? देखिएगा, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे प्राचीन भारत में, है ना, दिल्ली सल्तनत के बारे में जब पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो देखे थे कि बलबन ने 2 चीज़ों को वहाँ पे शुरुआत किया था, सिजदा और एक पैबोस, है ना। सिजदा क्या था? जो सर झुक करके वो जो प्रार्थना करना था, या जो भी कह सकते हैं, झुक करके माथे के बल अपना जो नमस्कार या जो भी कह सकते हैं, ठीक है, तो वो था। और एक पैबोस क्या था? पैरों को चुम्बन लेना। ठीक है, ये 2 प्रथा को शुरुआत किया था बलबन, और इसको समाप्त कौन किया था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, इसको समाप्त करने वाला कौन था? शाहजहां। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखना है, वर्ष 1636-37 मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था। जमीन बोस की प्रथा भी समाप्त कर दी गई, और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। इन बातों के स्थान पर चाहर तस्लीम की प्रथा लागू की गई, किंतु मनुची के अनुसार बाद में चाहर तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जजिया। सवाल है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लागू लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर हुमायूं? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब। ठीक है,
औरंगजेब देखेंगे किसके समय में जजिया कर पुनः लाया गया था। बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम 712 में लगाया गया था, किनके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, सिंध प्रांत पर। ठीक है, सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने भी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये पहला व्यक्ति था, ब्राह्मणों पर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। मुगल कालीन शासक अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, किंतु 1674 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। ठीक है, औरंगजेब ने मेवाड़ से जजिया कर वसूल नहीं किया था। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, औरंगजेब ने किसको शाही बात उज अजमानी की उपाधि प्रदान की? सदुस्ता खान, अमीन खान, जहां आरा या फिर रोशन आरा? तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा जहां आरा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताना है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, और मनसबदारी का पद पैतृक होता था। पैतृक मतलब कि जो उनका मतलब मनसबदारी मतलब होता है पैतृक मतलब पिता का जो संतान होगा वो संतान ही बनेगा। दिए गए कुटों से सही उत्तर चुनना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, मनसबदारी का पद पैतृक था ऐसा जरूरी नहीं था, पैतृक होना जरूरी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है, मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में प्रचलित कुलीन वर्ग से संबंधित एक प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद, जो उसे मनसब कहते हैं, के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था तथा मनसबदार सम्राट से प्रतिमाह नगद वेतन प्राप्त करता था। यह पद पैतृक नहीं था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित क्या करता है? चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बुआई कर। तो ध्यान रखिएगा, मदद ए मांस क्या था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान राशि, यह अनुदात भूमि था। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना है, मुगल प्रशासन में समस्त भूमि को भूमि कर के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया था। खालसा भूमि, जागीर भूमि, सयूर गल भूमि। ठीक है, ये सयूर गल भूमि को ही मदद ए मांस कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना है, मदद ए मांस को ही क्या कहा जाता था? सयूर गल भूमि, या फिर सयूर गल भूमि को मदद ए मांस कहा जाता था। अकबर ने इस अधिकार का स्वयं उपभोग भी किया था। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुगल वंश से संबंधित 60 प्रश्न। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुगल वंश का कैसे विघटन हुआ था, उससे संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, तो उस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।